नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्तुति और स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादातर लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस दुनिया के पहले ऐसे एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। एक नोबेल प्राइज़ विनिंग ऑथर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे पोएट भी थे जिनकी पोएट्री आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। वो केवल लिखते ही नहीं थे बल्कि एक बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र थे। उन्होंने 2200 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे जिसे आज हम लोग रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वो एक टैलेंटेड पेंटर भी थे। उनके 2300 से भी ज़्यादा आर्ट वर्क्स आज भी गैलरीज में देखने को मिलती हैं। और क्या आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक पैशनेट ट्रैवलर भी थे। उन्होंने अपनी जवानी में 34 कंट्रीज से भी ज़्यादा ट्रैवल किया था, जबकि उस समय में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट था। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे जो देश को सुधारने और बदलाव लाने के लिए हमेशा काम करते थे। एक ऐसे जमाने में जहां पर लोग नेशनलिज्म का सहारा लेकर ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनसे एक कदम आगे चल रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इंटरनेशनलिज्म आइडियोलॉजी पर विश्वास रखते थे, जिसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानना। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस महान व्यक्ति के बारे में आज की इस वीडियो में, जिनका विजन सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बल्कि पूरे देश को इंस्पायर करता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ओरिजिनल सरनेम कुशारी था। वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी फैमिली इतनी अमीर थी कि लोग इन्हें ठाकुर कह के बुलाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो ठाकुर नेम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो हमेशा मिस प्रोनाउंस करके टैगोर कह के बुलाते थे। और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी पूरी दुनिया में इसी नाम से फेमस हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ग्रैंडफादर द्वारिका नाथ टैगोर जी एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल माइनिंग, सिल्क और ऐसे कई बड़े बिजनेसेस में उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था और इसी वजह से उन्हें बंगाल में विजनरी बिजनेसमैन भी माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फैमिली की एक और ख़ास बात कि द्वारिका नाथ टैगोर जी राजा राम मोहन रॉय जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ही ब्रह्मो समाज के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे जिन्होंने भारत में सोशल रिफॉर्म की नींव रखी। द्वारिका नाथ टैगोर जी के बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर जी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, वो बिजनेस ओरिएंटेड कम बल्कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी के स्पिरिचुअल जर्नी में भी उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के 14 बच्चे थे, जिनमें से सबसे छोटे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में हुआ था। अब दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी बिजी रहते थे और उनकी माँ की हेल्थ भी उतनी ठीक नहीं रहती थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो बचपन था वो उनके सर्वेंट्स के हवाले था। बाद में अपनी अर्ली लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि मेरा बचपन एक सर्वोक्रेसी था, यानी कि रूल ऑफ द सर्वेंट्स। उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी की शुरुआती सालों में उन्हें फ्रीडम और अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिल पाई थी। अब अगर हम लोग बात करें उनके स्कूल लाइफ की, तो उनके स्कूल में भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। उनका क्लास में मन नहीं लगता था और टीचर्स उन्हें बहुत पनिश करते थे। इसी वजह से वो बार बार अपना स्कूल बदलते रहते थे।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी की स्कूल लाइफ इतनी अनकंफर्टेबल थी कि फाइनली उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया। स्कूल से ड्रॉप आउट करने के बाद उनके पढ़ाई की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर जी ने ली। वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को होम ट्यूटरिंग करते थे। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को फॉर्मल सब्जेक्ट्स जैसे साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाया। हेमेंद्रनाथ टैगोर जी केवल बुक्स तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया करते थे। कभी उन्हें गंगा में स्विमिंग सिखाते थे तो कभी जूडो और रेसलिंग जैसे बड़े बड़े गेम भी खेलते थे। इनके घर का कल्चरल एनवायरनमेंट भी कमाल का था। बड़े बड़े लेजेंडरी म्यूजिशियन आते थे इन्हें म्यूजिक सिखाने के लिए, और उनमें से एक थे जादूनाथ भट्टाचार्य जी, वही लेजेंडरी म्यूजिशियन जिन्होंने हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के ट्यून को कंपोज किया था। 1873 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी 12 साल के हुए, तब उनके पिताजी उन्हें सेल्फ डिस्कवरी जर्नी पर लेकर गए। इसके बाद उनके आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजा गया। दोस्तों, आप सब आजकल आईएएस बनने का क्रेज तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1855 में लंदन में की गई थी, और जब ये इंडियंस के लिए खोला गया तब भी इंडियन सिविल सर्विस क्रैक करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पहली बात तो एज लिमिट सिर्फ 23 इयर्स थी। दूसरी बात, अगले 50 सालों तक ये एग्ज़ाम सिर्फ लंदन में हुआ था, तो इंडियन के लिए लंदन जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और तीसरी बात, इस एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो यूरोपियन क्लासेस था, यानी कि एक इंडियन स्टूडेंट के लिए इसमें मास्टरी लेना बहुत ही टफ चैलेंज था। उस समय इंडियन सिविल सर्विस क्रैक करना उतना ही मुश्किल था जितना कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था, क्योंकि उस समय आईसीएस क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। इसके बाद 1878 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने भाई और माँ के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई शुरू की, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक सक्सेसफुल लॉयर बने। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हर्ट तो कहीं और ही था। उनका पैशन आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक और फिलॉसफी में था। इसीलिए थोड़ी टाइम बाद उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और अपने पैशन पर काम करना शुरू किया। एंड यू नो व्हाट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में टैगोर्स लेक्चर सीरीज होती हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर की फील्ड में हर साल एक स्पेशल लेक्चर दिया जाता है, जिसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऑनर में रखा गया है। मतलब सोचिए कि जिस कॉलेज से वो ड्रॉप आउट हुए थे, वही कॉलेज आज उनके नाम पे नॉलेज दे रहा है। इंग्लैंड में रहने के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही डीपली स्टडी किया। विलियम शेक्सपियर के वर्क्स उन्हें बहुत इंस्पायर करते थे, और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश म्यूज़िक के टच में थे। यही सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, लिटरेचर, पोइट्री और म्यूज़िक उनके फ्यूचर आर्टवर्क्स, पोइट्री और रविंद्र संगीत को एक यूनिक ग्लोबल फ्लेवर दे रहे थे। अब अगर हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के राइटिंग करियर की बात करें तो उनकी ये क्रिएटिव जर्नी बहुत जल्द शुरू हो गई थी। वो सिर्फ 13 इयर्स के थे जब उन्होंने अपनी पहली पोम लिखी, और 1874 में ये पोम तथ्यबोधिनी पत्रिका में भी पब्लिश हुई। इस पब्लिकेशन ने उनके राइटिंग करियर की फाउंडेशन रखी। 13 इयर्स की उम्र में जनरली लोग खुद को ढूंढ रहे होते हैं
और वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस उम्र में लिटरेचर में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। उस जमाने में कहानियों और कविताओं को पब्लिश करने का सबसे बड़ा मीडियम न्यूज़पेपर ही था। इंडियन राइटर्स को अगर अपनी कोई भी रचनाएं आम लोगों तक पहुंचानी होती थी तो वो इसी मीडियम के द्वारा पहुंचाते थे। इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया। उनके म्यूज़िक में एक अलग ही मैजिक हुआ करता था। इंडियन क्लासिकल्स और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस का एक परफेक्ट ब्लेंड था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गाने के सबसे बड़े फैन थे नरेन यानी कि हमारे यंग स्वामी विवेकानंद जी। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद यानी नरेन जब छोटे से थे तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी काफ़ी यंग एज के थे। तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वामी विवेकानंद जी को 2 से 3 गाने पर्सनली सिखाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन गानों को एक ब्राह्मण समाज की एक वेडिंग में भी गाया था। जरा सोच के देखिए दोस्तों, हमारे 2 महान हिस्टोरिकल लीडर्स रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी एक साथ बैठकर म्यूजिक शेयर कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। कितना डीप और स्पिरिचुअल कनेक्शन था दोनों के बीच में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की म्यूजिक सिर्फ एक सिंपल जेनरस तक ही लिमिटेड नहीं थे, बल्कि ये मल्टीपल जेनरस के सिंथेसिस थे। इंडियन क्लासिकल्स का डेप्थ, फोक का इमोशन और वेस्टर्न ट्यून का एलिगेंस, ये सब मिलकर रविंद्र संगीत को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इन्फ्लुएंस सिर्फ बंगाली म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के कई ऐसे गाने हैं जिनके जो ट्यून है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कंपोजिशन से ही इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और पॉपुलर एग्जाम्पल है छू कर मेरे मन को। इस गाने का जो ट्यून है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कंपोजिशन से ही इंस्पायर्ड होकर डिज़ाइन किया गया है। अगर अब हम लोग बात करें रविन्द्रनाथ जी की कहानियों के बारे में, तो वो काफ़ी छोटे उम्र के थे जब उन्होंने अपनी कहानी लिखना स्टार्ट किया। और उनकी सबसे फेमस कहानी में से एक है काबुलीवाला। ये आप सब ने अपने स्कूल बुक्स में ज़रूर पढ़ी होगी। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नॉवेल लिखना थोड़ी लेटर एज में स्टार्ट किया। वो 22 साल के थे जब उनकी पहली नॉवेल पगली पब्लिश हुई। तो वैसे कंपैरेटिवली एज ज़्यादा थी, लेकिन 22 साल भी काफ़ी यंग एज होती है। इसके बाद उन्होंने अपने सारे पोएम्स का एक कलेक्शन लिखा, गीतांजलि। और जब गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो रविन्द्रनाथ जी की पोइट्री लिटरली एक्सप्लोडेड इन पॉपुलैरिटीज इन अमेरिका एंड यूरोप। उनके स्पिरिचुअल, म्यूजिकल और फिलोसॉफिकल पोम्स ने वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ही डीपली टच कर लिया, इतना कि वो स्टार बन गए। कल्चरल सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़ उन्हें इनवाइट करने लगे लेक्चर्स देने के लिए और अपने थॉट्स को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करने के लिए। उस समय एक पोएट का पूरी दुनिया में इस तरह से सेलिब्रेशन होना एक हिस्टोरिक मोमेंट था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोम अक्सर फ्रीडम, पैट्रियोटिज्म और ह्यूमन डिग्निटी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोम्स में से एक है इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। ये लाइन उनकी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को परफेक्टली एक्सप्रेस करती है। 1905 में जब ब्रिटिशर्स ने बांग्लादेश का पार्टीशन किया, तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा, अमर सोनार बांग्ला। ये सॉन्ग बांग्ला के लोगों के लिए एक इमोशनल सिंबल बन गया और आज ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा, और ये ऑनर इस दुनिया में और भी किसी पोएट के पास नहीं है। यानी कि एक ही व्यक्ति ने
दो दो देशों का नेशनल एंथम लिखा। ट्रूली हिस्टोरिक बात है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर एक बहुत ही प्यारा संदेश दिया था। उन्होंने दोनों कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की कि रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे को राखी बांधें, जिससे पूरे देश के सामने हमारे देश की यूनिटी और ब्रदरहुड एक स्ट्रांग रूप में आ सके। इसी पीरियड के दौरान उन्होंने एक आइकॉनिक सॉन्ग भी लिखा, एकला चोरा रे। यानी कि इस सॉन्ग का बहुत ही सिंपल और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं और आपके साथ कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वहीं रुक जाओ, आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आप अकेले आगे बढ़ो, चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि सच और हिम्मत का रास्ता अक्सर अकेले ही शुरू होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा, तो इसे पहली बार 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में गाया गया था और इसी के 2 साल बाद 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी एक हिस्टोरिक अचीवमेंट का हिस्सा बने। टैगोर जी पहले ऐसे नॉन यूरोपियन बने जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। ये पूरे इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था। उनके इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और इसीलिए 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड का ऑनर दिया, जो उस समय बहुत ही प्रेस्टीजियस ऑनर माना जाता था। इसके ठीक 4 साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और इस हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल गिव अप कर दिया। उन्होंने ऑफिशियली इसे री अनाउंस कर दिया, जो एक बहुत पावरफुल स्टैंड था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो ओपिनियंस थे वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से अलग थे। कई बार तो उनके थॉट इतने डिफरेंट हो जाते थे कि वो ऑलमोस्ट कंट्रास्टिंग लगते थे। महात्मा गांधी जी नेशनलिज्म पर बिलीव करते थे। उनका मानना ये था कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में हमने जन्म लिया है, उससे हम लोग नेचुरली प्यार करते हैं और नेशनलिज्म की भावना हमारे देश के लोगों को यूनाइट करती थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन टैगोर जी का मानना कुछ और ही था। वो ये मानते थे कि नेशनलिज्म की भावना आगे चलकर वेन प्राइड में बदल सकती है, यानी कि लोग ये मानने लग जाते हैं कि मेरा देश बेस्ट है और बिना किसी रीज़न के दूसरे देशों को हेट करने लग जाते हैं। टैगोर जी के हिसाब से ये एटीट्यूड ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। रविंद्रनाथ टैगोर जी नेशनलिज्म से एक कदम आगे थे, यानी कि वो इंटरनेशनलिज्म पर विश्वास रखते थे। उनका मानना ये था कि सारी दुनिया एक है, हमें बिना किसी रीज़न के कोई भी कल्चर या भी किसी भी देश को हेट नहीं करना चाहिए। और यही आइडियोलॉजी सिमिलर थी भगत सिंह की आइडियोलॉजी से। मैंने हमारे भगत सिंह वाले वीडियो में भी बताया है कि भगत सिंह भी इंटरनेशनलिज्म की भावना पर विश्वास रखते थे। आप वो हमारा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने भगत सिंह के बर्थ से लेकर डेथ तक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है। But friends, the most interesting thing is that despite all these differences, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were very good friends. Their opinions were different, but their respect and friendship never decreases. Whenever need, they helped each other. जब भी ज़रूरत पड़ती वो एक दूसरे की मदद ज़रूर करते थे। 1932 में जब महात्मा गांधी फास्ट पर बैठे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी स्पेशली उनकी मदद करने आए और ओकेजन्स पर भी उनका कनेक्शन बहुत डीप था। जब महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्लेज में परफॉर्म करते देखा, तब उन्हें उनकी हेल्थ की बहुत चिंता हुई, क्योंकि तब तक रविंद्रनाथ टैगोर जी काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ये सुनते ही महात्मा गांधी जी ने तुरंत एक्शन लिया। वो एक अपने अमीर दोस्त के पास गए, उनसे बात की और टैगोर जी के यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशन लिया। ये एक्शन दिखाता है कि भले ही महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की आइडियोलॉजीज कितनी डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट इतना गहरा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी वही महान व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को 1939 में देश नायक का टाइटल दिया और उनकी तारीफ में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह भी लिखा था कि बोस इज द बॉर्न लीडर ऑफ मेन। सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे वीर थे जो सिर्फ लीडरशिप नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए जस्टिस और फ्रीडम के सच्चे प्रतिनिधि थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी रीजनिंग क्या थी, उनकी सोच किस फाउंडेशन पर टिकी थी, और सबसे बड़ी बात कि क्यों महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की आइडियोलॉजी कॉन्ट्रास्ट करती थी। और एक और सवाल कि क्या रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी मिलती थी। इन सभी सवालों के जवाब हम लोग डिटेल में जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दोस्तों मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।